सेक्शन 194H TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। आई होप कि इसके पहले जो भी क्लास पढ़ी है वो आपको समझ में आ रही होगी और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। 194H पहला पॉइंट है आपका, कोई भी पर्सन, देखो, अदर देन इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। यहाँ पे एनी एसएससी एनी पर्सन मैं यहाँ पे डालती हूँ, बट ये बोलता है दो लोगों को निकाल देना, किसको, इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। इन दो को निकाल के कोई भी पर्सन हो और इस पर्सन को कमीशन देना हो या ब्रोकरेज देना हो किसी को, इधर कोई एसएससी है, इसको कमीशन देना हो या ब्रोकरेज देना हो, इधर रेसिडेंट के बारे में सिर्फ बात होती है आपको। और अगर कमीशन देना हो और ब्रोकरेज देना हो, और बोलता है कि अगर ये कमीशन ब्रोकरेज का अमाउंट 15,000 से ज़्यादा है तो इस पर्सन को पेमेंट करने से पहले टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा @5%। ये है आपका एक ओवरव्यू इस सेक्शन का। अब आइए शुरू करते हैं। बोलता है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ के बारे में बात नहीं हो रही है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोई भी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज किसी भी रेसिडेंट को। मैंने बताया कि इधर जो रिसीविंग पार्टी है वो एक रेसिडेंट है, तो देने से पहले वो क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। क्या डिडक्ट करेगा, टैक्स। किस परसेंटेज पे, 5% पे। सेकेंड पॉइंट है व्हेन इनकम इज क्रेडिटेड टू सम अदर अकाउंट। बहुत बार आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि अगर मैंने, मान लो मैंने कमीशन को डेबिट कर दिया, मैंने अपना एक्सपेंस बुक कर दिया, मैंने किसको, सपोज करो मुझे राम को देना है, और अगर मैं किसी रीजन से किस पार्टी को देना है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ तो मैंने सस्पेंस अकाउंट डाल दिया या फिर मैंने कमीशन पेएबल डाल दिया, तो लॉ आपको बोलता है हमें मतलब नहीं कि आपने क्रेडिट क्या किया है। जैसे ही आप एंट्री ऐसी पास करते हो, आपको इस एंट्री को पास करने से पहले या पेमेंट करने से पहले विच एवर इज अर्लियर आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है @5%। यहाँ पे वही बात हो रही है जो मैंने सस्पेंस अकाउंट और कमीशन पेएबल की बात बताई। सस्पेंस अकाउंट आपने क्रेडिट किया हो या फिर कोई अदर नेम क्रेडिट किया हो, दैट डजंट मैटर, आपको सच क्रेडिटिंग से पहले टीडीएस डिडक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो क्रेडिट है हम ऐसा मानेंगे कि आपने डीम्ड क्रेडिट कर दिया है टू द अकाउंट ऑफ द पेई, और इसलिए आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। 2 पॉइंट मैंने बताया। पहले मैंने बताया कि इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा अगर आप किसी रेसिडेंट को कमीशन या ब्रोकरेज पेमेंट करते हैं और ये अमाउंट 15,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट कर लेना। दूसरी बात हमारी आई थी कि क्रेडिट आप चाहे किसी भी नाम से करें, आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही है। थर्ड पॉइंट, मैंने यहाँ आपको एक्सक्लूड कराया इंडिविजुअल एचयूएफ, बट अब मैं इंडिविजुअल एचयूएफ को इसमें इंक्लूड करा दूंगी, बट एक कंडीशन के साथ कि अगर ये बिजनेस कर रहे हैं और इनका बिजनेस टर्नओवर जो है वो मोर देन 1 करोड़ है, और अगर ये प्रोफेशन कर रहे हैं और इनका जो प्रोफेशन का रिसीट है वो मोर देन 50 लाख है, तो इनको भी इस कमीशन या ब्रोकरेज को पेमेंट करने से पहले टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट आपका बोलता है नो डिडक्शन इज रिक्वायर्ड इफ द अमाउंट ऑफ सच इनकम एग्रीगेट ऑफ सच अमाउंट इज, ओ आई एम लिटरली वेरी सॉरी, मैं 15,000 बोल रही हूँ तब से, दिस इज़ नॉट 15,000, दिस इज 50,000। आई एम सीरियसली वेरी सॉरी, दिस इज़ नॉट 15, दिस इज़ 50,000, दिस इज़ मिस्टेक ऑन माई पार्ट, सॉरी। तो 50,000 से ज़्यादा अगर अमाउंट एक्सीड कर दिया आपको क्या कर लेना है, टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। फिफ्थ पॉइंट है आपका कमीशन ऑफ ब्रोकरेज इंक्लूड एनी पेमेंट रिसीव और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सर्विस रेंडर्ड और फॉर एनी सर्विस इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मैं जो हूँ ना, मैं पेयर हूँ, मुझे कमीशन और ब्रोकरेज पेमेंट करना है, और ये पेई के बारे में बात कर रहा है कि ये पेई जो है एनी पेमेंट, इसमें जो मैं बोल रही हूँ कि कमीशन, तो ये कमीशन क्या हुआ, कमीशन या ब्रोकरेज क्या हुआ, बोलता है ये कमीशन या ब्रोकरेज जो है ये कोई भी पेमेंट हो सकता है, चाहे ये डायरेक्ट रिसीव कर रहे हो या इनडायरेक्ट रिसीव कर रहे हो, और ये जो पेई है ये एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, क्योंकि कमीशन जो होता है वो मिडिल मैन को ही मिलता है, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। तो ये जो पेई है दिस ही इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, मतलब यहाँ पे कोई और ओनर है एंड ही इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन एज ए मिडिल मैन, ये एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहे हैं, और ये मिडिल मैन की तरह फॉर सर्विस के लिए भी या फिर गुड्स, इधर फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स या फिर किसी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी एज अ मिडिल मैन काम कर सकते हैं। और पेमेंट चाहे इनको डायरेक्ट हो रहा है वो या इनडायरेक्ट हो रहा हो, स्टिल आपको पेमेंट करने से पहले क्या करने की आवश्यकता है, टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता है इन कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड और इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग और एनी अदर सिक्योरिटी, या फिर किसी एसेट से रिलेटेड, ये सपोज करो
एसेट से रिलेटेड ये एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहे हों, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वैसे ही बहुत बार आप डीलिंग देखेंगे, पेंटिंग्स वगैरह की जो डीलिंग होती है उसमें भी मिडिल मैन होते हैं। तो अगर आप किसी वैल्यूएबल आर्टिकल के लिए एज ए मिडिल मैन काम कर रहे हो, या फिर किसी एसेट के लिए या फिर किसी सिक्योरिटी के लिए, जब आपको पेमेंट की जाएगी तो आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। 6 पॉइंट है, दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रोफेशन सर्विसेज लाइक कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी। इन प्रोफेशन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और सच अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाई CBDT फॉर द पर्पस ऑफ कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक अंडर सेक्शन 44A। अच्छा ये छोड़ो, आपको ध्यान रखना है लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल और इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी या फिर टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन पे ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं है। 7 पॉइंट आपका बोलता है फॉर दैट देयर वुड बी नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन कमीशन और ब्रोकरेज पेमेंट बाय BSNL और MTNL टू देयर PCO फ्रेंचाइजी। अब तो नहीं होता है, बट पहले आपने PCO फ्रेंचाइजी देखे होंगे BSNL MTNL के, जहाँ पे लिखा होता था STD ISD लोकल PCO। तो इस टाइप के PCO फ्रेंचाइजी होती थी और BSNL MTNL क्या करते थे, उनको कमीशन देते थे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि उनको भी जो हम कमीशन देते हैं उसके लिए नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट TDS, उसके लिए TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। 8th पॉइंट आपका बोलता है TDS प्रोविजन ऑन पेमेंट बाय टेलीविजन चैनल एंड पब्लिशिंग हाउस। इस कंसेप्ट को समझने के लिए 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। देखो है क्या, 2 टाइप के पेमेंट होते हैं एडवर्टाइजिंग बिजनेस में। पहला क्या होता है, सपोज करो आप ऐसे समझो इसको, अगर बॉर्नवीटा है, ठीक है, अब बॉर्नवीटा को अपना एडवर्टीज़मेंट कराना है। बॉर्नवीटा क्या करेगी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कंसल्ट करेगी। अब ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी इनके रिक्वायरमेंट को समझेगी, इनके रिक्वायरमेंट को समझ के ये अप्रोप्रिएट, इनके बजट और रिक्वायरमेंट को समझ के अप्रोप्रिएट न्यूज़पेपर सेलेक्ट करेगी। सपोज़ करो इन्होंने TOI सेलेक्ट कर लिया, सपोज़ करो। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट इन्वॉल्व होता है। पेमेंट बाय क्लाइंट टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्लाइंट मतलब बॉर्नवीटा जो है ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पेमेंट करेगी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी फर्दर ये टाइम्स ऑफ इंडिया को पेमेंट करेगा। तो अगर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से उस पेमेंट के लिए 1 CR मांगा है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपनी भी फीस लगाएगी और फीस लगा करके बॉर्नवीटा को मान लो कि 1.2 CR का बिलिंग करके देगी। तो यहाँ पे 2 टाइप की पेमेंट हो गई। पहले बॉर्नवीटा 1.2 CR इसको पे करेगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, और फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी टाइम्स ऑफ इंडिया को 1 CR पे करेगी। तो बोलता क्या है, TDS अंडर सेक्शन 194C इज एप्लीकेबल ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट। मतलब जो बॉर्नवीटा ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पेमेंट किया ये एज ए मिडिल मैन काम कर रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 194H है, गलती से 194H इज एप्लीकेबल ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट। ये एज ए मिडिल मैन काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब बॉर्नवीटा पेमेंट करेगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को तो 1.2 CR पे @5% TDS डिडक्ट कर लेगी और तब पेमेंट करेगी। बट यहाँ पे कोई भी 194H का रोल नहीं है। तो यहाँ पे 2 टाइप के पेमेंट थे, दोनों मैंने आपको समझा दिया और कहाँ पे 194H लगेगा ये भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। However, another issue has been raised in various cases as to whether fees charged, taken or retained by advertising companies from media company for canvassing, booking, advertisement, typically 15% of the billing, is commission or discount for attracting the production of Section 194H provision of Section 194H। इसको हटा दो, कोई बात नहीं। आगे आपको बस इतनी सी बात लिखी हुई है कि एक ही बात को ध्यान रखना, कहीं पे और TDS डिडक्ट नहीं होगा एक्सेप्ट कहाँ पे, जो बॉर्नवीटा जो क्लाइंट है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पेमेंट कर रहा है, इसके अलावा और कहीं पे TDS डिडक्ट नहीं होगा। अगर शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊं तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका सेक्शन 194H। आई होप कि एक छोटा सा सेक्शन था TDS के सेक्शन, तो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े भी हैं, बट या दिस वाज अ स्मॉल सेक्शन एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया हो। अब कमीशन से रिलेटेड मेरे पास एक और सेक्शन है 194D, TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन पेड टू रेसिडेंट ओनली। ऊपर वाला भी रेसिडेंट को ही डील करता था। आइए शुरू करते हैं ये वाला सेक्शन। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर
paying to a resident any income by way of remuneration or reward, whether by way of commission or otherwise, for soliciting, procuring insurance business, including business relating to continuance, renewal, revival of policy of insurance, shall at the time of credit of such income to the account of the pay डिडक्ट करेंगे। सुनो, सिंपल सी बात समझो। इंश्योरेंस कंपनी होती है, चलो मैंने मान लिया ABC इंश्योरेंस कंपनी। अब इस इंश्योरेंस कंपनी के ना बहुत सारे एजेंट होते हैं। ये प्रैक्टिकल सेक्शन है, आप लोग को फट समझ में आ जाएंगे 1-2 मिनट में। अब इस इंश्योरेंस कंपनी के क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हो गए, हम हो गए, आप हो गए, और हमारे जैसे काफ़ी कस्टमर हो गए। अब एजेंट जो है कस्टमर पकड़ के लाता है कि आप ये वाली पॉलिसी ले लीजिए, ये बेहतर पॉलिसी है, फलाना ढिमकाना। अब कस्टमर जो है पॉलिसी चूज़ करता है। सपोज़ करो कि 50 लाख की एक पॉलिसी ले ली, तो ये पैसा तो इसको जाता है, इसको उसमें से कुछ नहीं मिलता है, बट कमीशन मिलता है। कौन देता है कमीशन? ABC इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को कमीशन देगी। तो 194D आपका ये कह रहा है कि अगर ये इंश्योरेंस पेमेंट, सपोज अग्रीमेंट टू अग्रीमेंट डिपेंड करता होगा कि आप 50 लाख का इंश्योरेंस लाइए तो हम आपको 50,000 रुपये देंगे फॉर ईच इंश्योरेंस, एंड या 1 लाख रुपये देंगे, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो एजेंट और ABC इंश्योरेंस कंपनी के बीच। तो बोलता है कि अगर इंश्योरेंस पार्टी को, इंश्योरेंस कंपनी को अगर कमीशन 15,000 रुपये से ज़्यादा पे करना हुआ इस मिडिलमैन को, इस एजेंट को, तो पे करने से पहले वो TDS डिडक्ट कर लेगी। कितना? 5% पे। और ये जो सेक्शन है, ये जो एजेंट है वो NR पे नहीं लगेगा। ये एजेंट किस पे लगेगा? ये सेक्शन किस पे लगेगा? ये रेसिडेंट पे लगेगा। मतलब जो मिडिलमैन आपका होना चाहिए वो रेसिडेंट होना चाहिए। अगर ये NR है तो हम TDS प्रोविज़न नहीं लगाएंगे 194D वाली, बस। और पेमेंट हम डिडक्ट कब करते हैं? बस पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर। तो आइए एक बार मैं आपको टेक्स्ट में पढ़ा देती हूँ सो दैट आपको लगे कि आपने सब कुछ पढ़ लिया। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं क्या करने के लिए? किसी रेसिडेंट को पे करने के लिए, इधर बाय वे ऑफ रेमुनरेशन या फिर रिवॉर्ड आप उसको बोले, या कमीशन बोले, या कुछ अदरवाइज। क्यों पे कर रहे हैं आप? फॉर सॉलिसिटिंग, प्रोक्योरिंग, वो आपको प्रोक्योर करके दे रहा है, ला रहा है आपके लिए क्या? इंश्योरेंस बिजनेस। और इस इंश्योरेंस बिजनेस में जो रिन्यूअल पॉलिसीज़ होती हैं, रिवाइवल पॉलिसीज़ होती हैं, या कंटिन्यूएंस वाली चीज़ें जो होती हैं, वो सब भी इंक्लूड है। अगर उसके लिए भी उसको कुछ, ऐसा नहीं कि सिर्फ नया इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा तो ही आप TDS डिडक्ट करेंगे, नहीं। अगर कुछ रिन्यूअल हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है, कंटिन्यूएंस के कोई केस है, तो उसमें भी आपको पेमेंट करते वक्त उस मिडिलमैन को TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता है। कब? क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। आप टैक्स डिडक्ट कर लेना 5% पे, लेकिन तब टैक्स डिडक्ट मत करना अगर आपका पेमेंट जो है 15,000 से कम हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट एज वेल। 194D, दिस नाउ मार्क्स द एंड ऑफ सेक्शन 194H and 194D. Now let's begin with section 194DA, TDS on payment in respect of life insurance policy. LIC वाला TDS थोड़ा अलग तरीके से डील होता है। बाकी आपको TDS जो है, मतलब आपने किसी भी कंपनी से अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो 194DA में जाएगा, और अदरवाइज़ अगर कोई इंश्योरेंस है तो वो आपका 194D में जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब हम क्या शुरू करने वाले हैं? 194DA, TDS on payment in respect of life insurance policy. देखो सेक्शन तो छोटा है, बट आपको सिर्फ एक पॉइंट समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलो शुरू करते हैं। बोलता है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी अदर देन अमाउंट नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम अंडर सेक्शन 1010D at the time of payment thereof deduct income tax thereon at the rate 5% from the amount of income comprised therein, provided that no deduction under this section shall be made where the amount of such payment, or as the case may be the aggregate amount of such payment to the pay during the financial year is less than rupees 1 lakh. 1010D में बाद में आएंगे। पहले इसका एक सिंपल सी इस सेक्शन को एक सिंपल थोड़ा क्रक्स वे में समझ लेते हैं, और तब 1010D पे आएंगे, फिर आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा। सेक्शन आपको बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्या, किसी रेसिडेंट को एनी सम अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब कि यहाँ पे एक रेसिडेंट था, यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी थी, और इस इंश्योरेंस कंपनी से इस रेसिडेंट ने क्या किया? LIC परचेज़ किया, लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए एक परचेज़ किया, और अब ईदर ऑन मैच्योरिटी या फिर ऑन द डेथ ऑफ दैट पर्सन, अब इस इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना है? पे करना है इस रेसिडेंट को। तो बोल रहा है कि अगर आप कोई भी सम पे कर रहे हैं किसी रेसिडेंट को अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर
एज ए बोनस भी अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, including the sum allocated by way of bonus on such policy other than amount not includable in the total income, इतना को ना भी छोड़ देते हैं, इतना को अभी यही समझते हैं कि 10(10)(d) वाली चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी और उसके अलावा सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी फॉर लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी रेसिडेंट को पेमेंट करती है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ, तो पेमेंट करने के वक्त इसमें ध्यान रखना क्रेडिट और पेमेंट की बात नहीं हो रही है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ डिडक्ट करेगी क्या, इनकम टैक्स एट द रेट 5% फॉर द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज देयर इन। एट द रेट 5% इनकम टैक्स डिडक्ट कर लेगी फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज देयर इन। मतलब अगर किसी ने 5 लाख रुपए लगाए और कल को उसे 7 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 5 लाख माइनस 7 लाख माइनस 5 लाख 2 लाख रुपए पे एट द रेट 5%, सिंपल कैलकुलेशन ले रही हूँ बिना किसी अभी प्रोविज़न को घुसाए हुए, तो 7 लाख माइनस 5 लाख 2 लाख पे एट द रेट 5% जो है TDS डिडक्ट कर लिया जाएगा। बट बोल रहे हैं कि TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता तब नहीं है, कब नहीं है, जब जो आप पेमेंट कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सच पेमेंट टू द पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन ₹1 लाख। मतलब अगर सम जो पे हो रहा है ऑन द मैच्योरिटी और ऑन द डेथ ऑफ दैट पर्सन अगर वो 1 लाख से कम है तो आप TDS डिडक्ट मत करना। अब आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल प्लेन समझो, ऐसे समझो कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है जिससे आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया था, तो अगर वो मैच्योर हो जाता है या फिर पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी आपको वो LIC का सम पे करेगी, इंक्लूडिंग बोनस भी अगर कुछ पे कर रही है, तो पे करने के वक्त उसे 5% TDS काट लेना है। लेकिन TDS तभी काटेगी जब जो अमाउंट पे हो रहा हो आपको वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो। बट ये बोल रहा है कि 10(10)(d) वाले सेक्शन में अगर आपका केस कवर हो जाता है तो आपके ऊपर TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये बोलता क्या है, when the premium paid on the life insurance policy does not exceed 10% of the sum assured for policy। मतलब कि सपोज करो अगर सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए है और हमने जो पॉलिसी अमाउंट जो प्रीमियम अमाउंट पे किया है वो अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तब कोई TDS की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर 1 अप्रैल 2012 के बारे में बोल रहा है कि अगर आपका जो सम एश्योर्ड है उसका लेस देन 10% आपने प्रीमियम पे किया है, देन अमाउंट रिसीव ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, या तो आपकी डेथ हो गई हो तो मिल रहा हो या मैच्योरिटी पे या सरेंडर पे ऑफ दैट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ एग्जेम्प्ट है। मतलब TDS भी काटने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर ये 2 लाख रुपए से सपोज करो अगर मैंने 2,10,000 रुपये पे किए होते एज ए प्रीमियम अमाउंट तो फिर मेरा TDS डिडक्ट होता और तो फिर ये अमाउंट क्या हो जाता, टैक्सेबल हो जाता। और ये मैंने बताया कि आपको आफ्टर अप्रैल 1, 2012 के बारे में, बिफोर अप्रैल 1, 2012 के बारे में पढ़ते हैं तो केसेस हमारे सेम ही रहेंगे, बट जो लिमिट था वो 10% ना होकर 20% था। मतलब कि अगर सेम केस लूँ मैं कि 20 लाख अगर मेरा सम एश्योर्ड अमाउंट है तो हमारे पास आफ्टर 1 अप्रैल 2012 जो लिमिट लग गया, कैप लग गया, वो 10% का लग गया, मतलब 2 लाख। और पहले था बिफोर 1 अप्रैल 2012 20% था, मतलब कि 4 लाख रुपए तक था हमारा कि अगर हमने लेस देन 4 लाख रुपीज़ अगर प्रीमियम पे किया है तो हमारा अमाउंट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो एग्जेम्प्ट होता है तो TDS भी नहीं डिडक्ट होगा। बट आफ्टर अप्रैल 1, 2012 इट रोज टू 10% इंस्टेड ऑफ 20%। तो ये एक छोटा सा केस था। अगर आपका केस इसमें कवर होता है कि आपने प्रीमियम पे किया है लेस देन 10% और 20% विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइमलाइन, तो आपके ऊपर नो TDS। और इसीलिए यहाँ पे जो मैंने आपको बेस बताया इस सेक्शन 194DA का, तब मैंने आपको यही बताया कि सेक्शन 10(10)(d) वाली चीज़ें एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हो रही हैं तो जब इंश्योरेंस कंपनी उस रेसिडेंट को LIC जो अमाउंट है, जो सम अमाउंट है वो पे करेगी, तो पे करने के वक्त उसे 5% का क्या करना पड़ेगा, 5% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल्सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द कमीशन ऑन TDS ऑन कमीशन। जो भी था मैंने आपको 3 सेक्शन थे, तीनों सेक्शन कवर करा दिए, 194DA, 194D एंड 194H। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। यू कैन आस्क ईदर थ्रू email or in the comment section. I'll reply to each and everything. And yeah, thank you so much for watching this class.